हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको इंडिया के जियोग्राफिकल जो फीचर हमने पढ़े उनमें से कौन से दो इम्पोर्टेंट लगते हैं और क्यों लगते हैं। तो इसका आंसर मैं जो मुझे लगते हैं वो मैंने लिखा है। अगर आपको कुछ और लगते हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बेटा आंसर में लिखेंगे, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया इन माय व्यू आर, फर्स्ट द हिमालयाज। वाई इंपॉर्टेंट, हमको इंपॉर्टेंट क्यों लगता है? दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, नेचुरल बैरियर की तरह ये हमको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड विंड से। हमको जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हमको ये प्रोटेक्ट करता है। दे आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र विच सस्टेन एग्रीकल्चर एंड लाइफ इन द प्लेन्स। ठीक है, इससे जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर की जो रिवर्स निकलती है, गंगा यमुना है ना, उसका मेजर सोर्स है, जिससे क्या एग्रीकल्चर होता है, कृषि होती है, और लाखों करोड़ों लोग है ना जो प्लेन्स में रहते हैं वो इससे सस्टेन करते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी एंड मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड हियर। उसके अलावा यहाँ पे जो रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब अब तक तो आप समझ ही गए होंगे रिच बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बेटा बहुत सारी स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट्स और जितने भी इंसेक्ट्स है, जो जिसमें भी लाइफ है, वो सब किस में आते हैं? बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, उसका ये बहुत सारे हैं यहाँ पर हिमालय में। उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स के इसमें ये रिसोर्सेस है, ठीक है, जो यहाँ पर पाए जाते हैं किसमें? हिमालय में। इसीलिए हमको हिमालय क्या लगता है? इंपॉर्टेंट फीचर्स लगता है इंडिया का। नेक्स्ट जो अगला दूसरा है, द इंडो गैंगटिक प्लेन्स। ठीक है, या आप नॉर्दर्न प्लेन भी बोल सकते हैं इसको। वाई इंपॉर्टेंट? नॉन एज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फर्टाइल रीजन है, एरिया है, उपजाऊ जो एरिया है, वो क्या है बस वर्ल्ड का? ये है नॉर्दर्न प्लेन। आइडल फॉर एग्रीकल्चर, जो कृषि के लिए बहुत अच्छा है। डेंस पॉपुलेशन एंड हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा एंड वैदिक कल्चर डेवलप्ड हियर। ठीक है, आप देखो बहुत सारी घनी आबादी रहती है यहाँ पर। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ सभी रिसोर्सेज अवेलेबल है जो हमको जीने के लिए चाहिए, इसीलिए यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है। और हिस्टोरिकल, आपने हड़प्पा है ना और वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा होगा, वो भी कहाँ विकसित हुई थी, कहाँ डेवलप हुई थी? यहीं पर हुई थी। सपोर्ट्स इंडियाज फूड सिक्योरिटी विथ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड शुगर केन। क्योंकि यहाँ की जो लैंड फर्टाइल है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो क्रॉप्स है जिसपे हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन निर्भर करती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, इसीलिए इंडो गैंगटिक प्लेन इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, what do you think India might have looked like if the Himalayas did not exist? Write short note or sketch a drawing to express your imagination. ठीक है बेटा, अगर हमारे जो नॉर्थ में हिमालय, अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया कैसा दिखता है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो बेटा, ये इमेज देखो, यहाँ पर पहले हिमालय हुआ करता था। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर हिमालय नहीं है, तो ये किस तरह से दिख रहा है? ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा। आप अपनी देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसका सोचने समझने की जो पावर है वो भी अलग अलग है। तो जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जब हिमालय नहीं है तो इस तरह का नॉर्थ वाला पार्ट इस तरह का दिख सकता है। ठीक है, और क्या होगा अगर हिमालय नहीं होगा? तो without Himalayas, India's northern boundary would be open and flat, merging directly into Central Asia. ठीक है बेटा, अगर हिमालय नहीं होगा तो हिमालय क्या होता है? अपनी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है ना, उत्तरी सीमा बनाता है, वो क्या होगी? ओपन होगी, और हम डायरेक्टली किस में मर्ज हो जाएंगे? सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में हम क्या मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, अगर हिमालय नहीं होगा तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। कोल्ड विंड्स फ्रॉम द साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया वुड स्वीप इनटू इंडिया, मतलब ठंडी हवाएं आएगी, है ना,
हिमालय क्या करता है, जो सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से जो कोल्ड विंड से उनको रोकता है। जब हिमालय नहीं होगा तो ये हवाएं क्या है, डायरेक्ट आएगी। इसका क्या रीजन होगा, मेकिंग विंटर एक्सट्रीमली हार्श इन द प्लेन। और इससे जो नॉर्दर्न प्लेन है उधर कितनी ज्यादा ठंडी होगी आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होगा तो। अब देखो बेटा, अगर हिमालय नहीं होगा तो रिवर सिस्टम भी इफेक्ट होगा। कैसे, द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र वुड नॉट एग्जिस्ट इन देयर करंट फॉर्म, लिविंग द इंडो गैंगटिक प्लेन्स ड्राई एंड लेस फर्टाइल। ठीक है, हमको पता है कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। अगर वो नहीं होगी तो आज जिस फॉर्म में वो ऐसी नहीं होगी, और जो इंडो गैंगटिक प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो कैसा होगा, ड्राई एंड लेस फर्टाइल, सूखा होगा और लेस फर्टाइल होगा, मतलब कि कम उपजाऊ होगा। उसके अलावा क्या इफेक्ट होगा, कल्चरल सेटलमेंट। ठीक है, क्या होगा, हमारा जो कल्चर है वो भी कैसे इफेक्ट होगा। देखो बेटा, एंशियंट सिविलाइजेशन माइट नॉट हैव फ्लरिश्ड हियर एज एग्रीकल्चर वुड बी डिफिकल्ट विदाउट पेरेनियल रिवर्स। ठीक है बेटा, अब जैसे हमारा कल्चरल और ये भी कैसे इफेक्ट हुआ, क्योंकि जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो इन्हीं नदियों, गंगा यमुना के किनारे ही वो फ्लरिश्ड हुई थी। अगर ये रिवर्स ही नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी सिविलाइजेशन भी नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, एज एग्रीकल्चर विल बी डिफिकल्ट, और कृषि भी डिफिकल्ट होगी विदाउट पेरेनियल रिवर। पेरेनियल कहते हैं बेटा जो नदियां पूरे साल भर बहती है, 12 मासी रिवर जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना, जो साल भर बहती रहती है, कभी सूखती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सूखती, क्योंकि वो हिमालय से, ग्लेशियर से निकलती है और कंटिन्यू उनमें पानी आता रहता है। अगर हिमालय ही नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा तो वो सूख जाएगा। ठीक है, नाउ और डिफेंस एंड आइसोलेशन। ठीक है, हिमालय क्या है, बाहरी जो अदर कंट्री हमारे आक्रमण नहीं कर सकते है ना, तो उससे डिफेंस भी करता था। तो क्या होगा, इंडिया वुड लेक इट्स नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर। और तो क्या, जब हिमालय ही नहीं होगा तो क्या होगा, जो नेचुरल नेचुरल बैरियर की तरह हिमालय हमारा रक्षा करता था ना, तो वो भी नहीं होगा। मेकिंग इन्वेंजन फ्रॉम द नॉर्थ फार इजियर, और नॉर्थ से जो इन्वेंजन कहते हैं आक्रमण को, ठीक है, कोई भी देश हमारे इधर आक्रमण करना उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, in short, India would look more like an extension of Central Asian steppes and deserts with fewer forest and river and fertile plains. ठीक है, जब हिमालय नहीं होगा तो ये भी, इंडिया भी क्या होगा, एक तरह का एक्सटेंशन ही होगा सेंट्रल एशिया का, है ना। और उसके बाद यहाँ डेजर्ट भी होगा, और जो फॉरेस्ट होंगे वो थोड़े कम होंगे, रिवर भी कुछ ही होंगी, और फर्टाइल प्लेन भी सब कम होगा, सब चीज़ें इफेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन वॉट यू हैव रीड, वाई डू यू थिंक दिस सो। ठीक है, इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, है ना, छोटा महाद्वीप क्यों कहते हैं, हमने जो भी पढ़ा उसके आधार पे आपको लिखना है। ठीक है बेटा, हमको पता है इंडिया इज ऑफन कॉल्ड मिनी कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी geographical diversity and variety of climate, landform, vegetation and culture। ठीक है, अब आप ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है ना, इसके क्लाइमेट में, लैंडफॉर्म, वेजिटेशन सब में डाइवर्सिटी है ना, तो सब अलग अलग है। तो ये क्या होती है, कॉन्टिनेंट की विशेषता होती है ये सब कॉन्टिनेंट, तो इसीलिए इंडिया को क्या कहा गया है, मिनी कॉन्टिनेंट। तो आप आंसर में लिखेंगे, आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना है। ठीक है, आपको जो लिखना है वो मैं बताती हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो रीजन इंडिया इज अ मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, और एक जो कॉन्टिनेंट होता है उसकी एक ये फीचर्स है कि वहाँ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं, ऐसे इंडिया में भी है। इंडिया हैज़ अ माउंटेन, हिमालयाज, प्लेन, इंडो गैंगटिक प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, डेजर्ट, थार एंड आइलैंड अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके अलावा यहाँ का क्लाइमेट्स क्या है, डिफरेंट है, फ्रॉम कोल्ड डेजर्ट इन लद्दाख टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन केरला एंड मेघालय, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड हियर। ठीक है, और तीसरा फीचर है कल्चरल एंड नेचुरल डाइवर्सिटी, पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेज, ईट डिफरेंट फूड्स, wear different clothes and live in unique ways. India also has a rich wildlife from
स्नो लेपर्ड्स टू मैनग्रोव्स, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इकोनॉमिक वेराइटी है। फर्टाइल प्लेन ग्रो क्रॉप्स वाइल द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सभी फीचर्स किसके होते हैं, एक कॉन्टिनेंट के होते हैं, जो कि हमारे इंडिया में है, इसीलिए इंडिया को क्या कहा गया है, मिनी कॉन्टिनेंट कहा गया है। लास्ट में आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, इन शॉर्ट इंडिया इज अ लैंड वेयर ऑलमोस्ट एवरी नेचुरल फीचर्स ऑफ वुड कैन बी फाउंड विद इन द वन country. That's why it is called mini continent. Next question, follow one of the India's big river from where it starts to where it meets the ocean. What are the different ways in which people might utilize this river along its journey? Discuss in group in your class. ठीक है बेटा, तो आपको एक ऐसी बड़ी रिवर को जर्नी के बारे में बताना है जो जहाँ कहाँ से निकलती, स्टार्ट कहाँ से होती है, फिर ओशन में जाके वो कहाँ मिलती है, ठीक है। और जहाँ से वो निकलती है वहाँ पे उसका क्या यूटिलाइजेशन है, फिर बीच में उसका क्या यूटिलाइजेशन है, और जहाँ पर वो ओशन से मिलती है वहाँ पर उसका क्या यूटिलाइज है, ठीक है, ये लिखना है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, गंगा रिवर का, ठीक है बेटा। One example is the Ganga river, which starts from the Gangotri glacier in Himalayas and finally meet the Bay of Bengal through the Sundarban delta, ठीक है बेटा। एक ये इमेज है, आप देख सकते हो, ये यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा निकल रही है, ठीक है। यहाँ से निकली, फिर ये गौमुख से, इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, है ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख से निकली, इसको भागीरथी बोलते हैं। फिर ये देवप्रयाग में आके किससे मिल जाती है, अलकनंदा से, और यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। फिर से देखो इसमें यमुना और मिलती है, और ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले वेस्ट बंगाल में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, कौन सा, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो बेटा आप एक बार देख सकते हैं, द जर्नी ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर टू सुंदरवन डेल्टा। देखो ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर, आपको यहाँ पे ये दिखा हुआ है, ये दिख रहा है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से ये गंगा निकली, ठीक है। ये गौमुख से जैसे ही निकली तो इसका नाम क्या पड़ गया, भागीरथी, ठीक है। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द उत्तराखंड हिमालय एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट कितने, 4100 मीटर की हाइट से ये निकलता है, जो इतने हाइट पर है। फिर उसके बाद, ठीक है, गोमुख, द ग्लेशियर मेल्ट्स फ्रॉम द स्ट्रीम कॉल्ड भागीरथी, जो ग्लेशियर है ना वो पिघलता है, ठीक है। तो इट इमर्जेस फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड गोमुख, तो एक स्ट्रीम निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भागीरथी, ठीक है। फिर क्या होता है, देवप्रयाग, एट देवप्रयाग भागीरथी मीट्स द अलकनंदा रिवर, फ्रॉम हियर द रिवर इज नोन एज गंगा। और जैसे देवप्रयाग में ये भागीरथी किससे मिल जाती है, ये मिल गई अलकनंदा रिवर से, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, अलकनंदा रिवर है ना, ठीक है, अलकनंदा रिवर से मिली, और अब ये क्या कहलाई, ये गंगा कहलाई, ठीक है। अब क्या होता है, आगे देखो, ऋषिकेश टू हरिद्वार, द गंगा फ्लोज थ्रू द ऋषिकेश एंड हरिद्वार इन द शिवालिक हिल्स एंड एंटर द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। फिर ऋषिकेश टू हरिद्वार तक, है ना, ये बहती हुई कहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन में ये बहती है। फिर देखो यहाँ पर इससे यमुना आकर मिलती है, फिर घाघरा नदियाँ, ये सब क्या है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, और ये पटना बिहार में बहती हुई नीचे भागलपुर, सब जगह बहती हुई कहाँ एंटर करके, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ठीक है, गंगा की सहायक नदियाँ, इसमें आकर ये मिल गई, और यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल में इसने क्या बना दिया, ये बना दिया है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, ठीक है। The Ganga spread out in delta and falls into the Bay of Bengal through the many channels. This delta is not Sundarban delta. ठीक, तो ये हो गया जर्नी ऑफ गंगा। अब इसकी यूटिलाइजेशन देखते हैं बेटा, हाउ पीपल यूज द रिवर अलोंग इट्स जर्नी इन द हिमालयन रीजन। हिमालय रीजन में लोग कैसे यूज करते हैं, द पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वर्क, water is used to generate the hydroelectricity through the dams, ठीक है। Pilgrims visit holy places like Rishikesh, Haridwar for the
रिलीजियस एक्टिविटीज एंड टूरिज्म। पिलग्रिम्स कहते हैं, मैंने आपको बताया था तीर्थयात्री, है ना। यहाँ पर ऋषिकेश, हरिद्वार, है ना, यहाँ सब क्या आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसका धार्मिक महत्व भी है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, और ये पानी पीने के लिए और दूसरी कई चीज़ों के लिए काम में आता है। ठीक है, फिर नॉर्दर्न प्लेन में क्या यूज़ है, इन द नॉर्दर्न प्लेन पीपल कैसे यूज करते हैं, फार्मर्स यूज रिवर्स वाटर फॉर द इरिगेशन, कृषि के लिए, ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड शुगर केन। सिटीज सच एज कानपुर, है ना, प्रयागराज, वाराणसी, पटना डिपेंड ऑन द रिवर फॉर द ड्रिंकिंग। ठीक है, इसके इसी रिवर पर डिपेंड है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, पानी के लिए, है ना। बोट्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इस गंगा का यूज होता है, और फिशिंग के लिए भी होता है। इंडस्ट्रीज यूज द रिवर्स वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, नाउ नियर द डेल्टा रीजन। ठीक है, अब जहाँ ये ओशन के पास जाने वाली होती है तो उस जगह पर उससे जस्ट पहले डेल्टा बनाती है, तो वहाँ इसका क्या यूज है। द फर्टाइल सोइल इन द डेल्टा हेल्प द फार्मिंग, स्पेशली राइस कल्टीवेशन। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पे बहुत उपजाऊ क्या मिट्टी होती है जहाँ पर डेल्टा बनता है ना, और उसमें स्पेशली कौन सी वाली खेती होती है, राइस की होती है। फिशिंग इज इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, फिशिंग होता है। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द सुंदरवन प्रोटेक्ट द कोस्ट एंड सपोर्ट द वाइल्ड लाइफ। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना बेटा, बहुत घना जंगल है, जिसमें क्या वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द कोस्ट, है ना, किनारे से रक्षा, बाढ़ वगैरह, फ्लड वगैरह आता है ना, तो उससे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है उसको। वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर बहुत सारी। पोर्ट्स एंड ट्रेड एक्टिविटीज टेक प्लेस नियर द रिवर माथ। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, पोर्ट से रिलेटेड, बंदरगाह से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है कहाँ पर होती है, रिवर के मुहाने पर होती है। ठीक है, लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, थस द गंगा रिवर सपोर्ट द एग्रीकल्चर, transport, industries, electricity generation, religious activities, fishing and tourism throughout its journey from the mountain to the sea। ठीक है, ये हो गया आपका गंगा रिवर की जर्नी। Why is the southern part of India referred to as a peninsular plateau? ठीक है, जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, दक्षिणतम पार्ट है, उसको हम पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बेटा, इसका आंसर लिखेंगे, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू बिकॉज ऑफ इट्स पेनिनसुला शेप एंड प्लेट्यू लैंडफॉर्म। ठीक है, हमने देखा बेटा जो हमारा इंडिया है ना, साउथ में इस तरह से, इस तरह की शेप में लिए हुए। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो पेनिनसुला क्या होता है, ऐसा लैंडफॉर्म जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ, पानी से, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला लैंडफॉर्म कहते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्यों क्यों बोले पेनिनसुलर, क्यों बोला, क्योंकि वो पेनिनसुला शेप में है। दूसरा क्या है ना, दूसरा है एंड प्लेट्यू लैंडफॉर्म, और यहाँ पर क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लेट्यू का लैंडफॉर्म है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, एक तो प्लेट्यू है प्लस पेनिनसुला शेप है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू बन गया, इसीलिए कहा जाता है। तो आंसर लिखेंगे, पेनिनसुला शेप क्या होती है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, द अरेबियन सी इन वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। ठीक है, प्लस प्लेट्यू लैंडफॉर्म है। द लैंड हियर इज मोस्टली एलिवेटेड फ्लैट टॉप एंड मेड ऑफ हार्ड रॉक एंड दिस मेक्स इट्स अ प्लेट्यू, इट अ प्लेट्यू। ठीक है, अब प्लेट्यू क्या, इसके आसपास ये जो साउथ की जो लैंडफॉर्म है कैसा है, थोड़ा एलिवेटेड, मतलब ऊंचा है, जिसका टॉप क्या है, फ्लैट है, समतल है। तो प्लेट्यू कैसा होता है, थोड़ा आसपास की जगह से ऊंचा हुआ उठा होता है, और उसका टॉप क्या होता है, फ्लैट होता है, और रॉक से बना हुआ है। ठीक है, जो इसको क्या बनाता है, प्लेट्यू बनाता है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल भी दिया है, डेक्कन प्लेट्यू, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया, द डेक्कन प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अलावा घाट और रिवर क्या करते हैं, द वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट बॉर्डर द प्लेट्यू। ठीक है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जो घाट है ना, इसको क्या बनाते हैं, प्लेट्यू को बॉर्डर बनाते हैं, जिससे कौन कौन सी रिवर निकलती है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी फ्लो थ्रू इट और सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर। ज्यादा तो आपको क्या लिखना है, इतना ही लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहो तो आप डेक्कन प्लेट्यू का एग्जाम्पल दे सकते हो।
ठीक है बेटा, ये लिखना है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो, और 3 और 2 मार्क्स का आए तो आपको कहाँ तक लिखना है? आपको लिखना है यहाँ तक, जिसमें आप एग्जाम्पल दे देंगे डेक्कन प्लेट्यू का। Which UNESCO heritage site mentioned in this chapter did you find more interesting? Write a short paragraph to describe what about it is interesting. ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी पढ़ी है, जैसलमेर है, सुंदरवन डेल्टा है, तो हमने यहाँ पर आपको किसी एक जो आपको इंटरेस्टिंग लगा, मुझे सुंदरवन डेल्टा इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। ठीक है, आई फाउंड द सुंदरवन डेल्टा मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रूव फॉरेस्ट है। यहाँ पर इट इज द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर एंड मेनी रेयर एनिमल्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर है और बहुत सारी और भी एनिमल्स है रेयर। ठीक है, द डेल्टा ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम द स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। ठीक है, तो ये स्टॉर्म और फ्लड से भी यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जो भी ओशन में आते हैं उनसे। ठीक है, इट बोथ नेचुरली ब्यूटीफुल एंड वेरी यूजफुल। ठीक है, ये कैसा है? नेचुरली बहुत सुंदर भी दिखता है, उसके अलावा बहुत यूजफुल भी है, इसीलिए सुंदरवन डेल्टा मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, लुक at the two maps of India, physical as well as political, given at the end of this book. Identify the place you are at now. Which physical features of India would you use to describe its location? ठीक है बेटा, तो आप जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप नॉर्दर्न यूपी में रहते हैं तो आप नॉर्दर्न प्लेन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, राजस्थान में मैं जयपुर में रहती हूँ, तो मैं वहाँ पर इंडिया का कौन सा जियोग्राफिकल फीचर है उसको मैं बताऊंगी। ठीक है, आई एम एट जयपुर। ठीक है, दिस प्लेस इज लोकेटेड नियर द थार डेजर्ट क्लोज टू द अरावली हिल्स विच आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक है, तो मैं अरावली हिल के बारे में बता रही हूँ, जो कि सबसे पुरानी माउंटेन है। कौन सी? अरावली हिल्स। ठीक है, देयरफॉर आई वुड डिस्क्राइब इट्स लोकेशन यूजिंग द फिजिकल फीचर ऑफ डेजर्ट रीजन एंड हिल रेंजेस। ठीक है, तो मैंने कौन से मेरे जहाँ पर मैं रहती हूँ तो इंडिया का कौन सा जियोग्राफिकल फीचर डिस्क्राइब किया है? डेजर्ट रीजन और हिल रेंज। ठीक है, तो हिल रेंज, तो आप जहाँ रहते हैं, जैसे अगर आप नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन को डिस्क्राइब करेंगे। आप डेक्कन प्लेट्यू, मतलब कि आप जैसे रहते हैं कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, तो वहाँ पर अपन डेक्कन प्लेट्यू ही है ना, या फिर आप अंडमान निकोबार में रहते हैं तो आप आइलैंड्स वाले को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, food preservation techniques differ from place to place across India. They are adapted to local condition. Do a class project, gather different methods of preserving food. Hint, एक एग्जाम्पल दिया है, ड्राइंग वेजिटेबल्स व्हेन दे आर इन सीजन फॉर यूज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। ठीक है बेटा, अब आपको क्या है, यहाँ पे ऐसी टेक्निक्स बतानी है ना, जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपके एरिया में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज में होती है। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग भी एक फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है, जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। कैसे? जब वेजिटेबल का सीजन होता है तो उसको हम सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, और सुखाने के बाद उसको पैक करके हम ऑफ सीजन में, जब उसका सीजन नहीं होता तब हम उसको यूज करते हैं। तो ऐसे फूड प्रिजर्वेशन की कौन कौन सी टेक्निक है? ये है ड्राइंग, जो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। ठीक है, पिकलिंग, है ना, अचार बना लेते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर प्रिजर्व, यूज द सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे मैंगो पिकल बनाते हैं, लेमन पिकल बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। इसके अलावा और कौन सी टेक्निक है? फर्मेंटेशन, फूड्स लाइक डोसा बैटर, इडली बैटर एंड कर्ड आर मेड बाय द फर्मेंटेशन विच कीप्स देम फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम तक, लंबे समय तक इनको क्या रखता है, फ्रेश रखता है। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सॉल्टिंग, फिश एंड मीट आर प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट। ठीक है, फिर है शुगरिंग, फ्रूट्स आर प्रिजर्व इन शुगर सिरप मेड इनटू जैम्स एंड जेलीज। एग्जाम्पल है गुआवा जेली, मैंगो जेली। ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है, मीट एंड फिश आर स्मोक टू प्रिजर्व देम स्पेशली इन हिली एंड ट्राइबल रीजन। ठीक है, फिर है कोल्ड स्टोरेज, आजकल कोल्ड स्टोरेज भी यूज होते हैं, है ना, प्रिजर्व के लिए। मॉडर्न टेक्निक्स यूजिंग रेफ्रिजरेटर, कोल्ड वेयर हाउस टू कीप द मिल्क, वेजिटेबल्स एंड
फ्रूट्स फ्रेश, ठीक है। देखो बेटा, कोल्ड स्टोरेज, हम घर में तो क्या रेफ्रिजरेटर और ये यूज़ करते हैं। जो वेयर हाउस होते हैं ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होता है, जहाँ लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। हमको आलू पूरे साल भर अवेलेबल होते हैं ना, जबकि आलू आते कब है? सर्दियों में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहाँ स्टोरेज किए जाते हैं? ये कोल्ड स्टोरेज में, जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पर ये इनको स्टोर किया जाता है। आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन, कोस्ट, इंडिया रिमेन्स वन कंट्री। हाउ डू यू थिंक आर जियोग्राफी हैज हेल्प यूनाइट द पीपल। ठीक है बेटा, इंडिया में बहुत सारे रीजन सब अलग अलग है, ठीक है। कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है और कहीं पे समुद्र किनारे हैं, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया क्या है? एक कंट्री है, यहाँ के लोग यूनाइट है। तो आपको बताना कैसे इंडियन ज्योग्राफी है ना, डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोगों को हेल्प करती है यूनाइट रहने में, एक रहने में, यूनाइटेड रहने में। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इंडिया ज्योग्राफी में लुक वेरी डिफरेंट। कहीं माउंटेन है, डेजर्ट है, प्लेन है, कोस्ट है, बट दीज फीचर कनेक्ट पीपल थ्रू द प्रोटेक्शन, rivers, trade, farming, shared culture. This has helped India stay united as one country. क्या होता है बेटा, अलग अलग है ना लैंड फॉर्म्स होने के बाद भी ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्यों? फॉर प्रोटेक्शन पर्पज, सुरक्षा के पर्पज से, है ना। रिवर्स के थ्रू, है ना। ट्रेड, व्यापार के थ्रू, क्योंकि सभी जगह एक चीज तो अवेलेबल नहीं हो सकती, है ना। तो हमको काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता है ना, हमारी जब नौकरी लगती है तो हम घर छोड़ के हमें जाना पड़ता है, बिजनेस के पर्पज से जाना पड़ता है। इवन हमारे पास सभी चीज़ें एक जगह पर नहीं होती, जैसे कहीं गेहूँ होता है तो कहीं मक्का होता है, कहीं चावल होता है, तो एक दूसरे से हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज शेयर करते हैं ना। फार्मिंग पे डिपेंड है, कहीं फार्मिंग होती है, कहीं नहीं होती है ना। और हमारा कल्चर भी हम शेयर करते हैं। तो इस तरह से जो इंडिया की अलग अलग होते हुए भी इंडियन की जो ज्योग्राफी है ना, वो यूनाइट करती है। क्योंकि जैसे जहाँ पे देखो आप, साउथ में मसाले होते हैं, नॉर्थ में मसाले नहीं होते। तो नॉर्थ वालों को मसाला लेना होगा तो कहाँ जाएंगे? स्पाइसेस लेना होगा तो साउथ वालों से लेंगे ना। तो इस तरह से वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो आपस में इन लोगों को कनेक्ट करती है और किसको सपोर्ट करती है? हेल्प टू स्टे यूनाइटेड, ठीक है। India's geography has helped unite its people. Mountain कैसे सपोर्ट करते हैं? The Himalayas in the north act like a strong wall. They protect India from outside invasion and keep its culture safe, helping people feel secure and united. ठीक है, यूनाइटेड जो बाहरी आक्रमण है ना, उससे पूरे इंडिया में कोई सा भी रीजन हो, चाहे प्लेन वाले हो, चाहे प्लेट्यू वाले हो, चाहे आइलैंड वाले हो, है ना, चाहे डेजर्ट वाले, सबके कौन सिक्योरिटी प्रदान करता है? हिमालय। तो इस तरह से ये यूनाइट करता है। नेक्स्ट, रिवर्स है। रिवर क्या करती है? बिग रिवर सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र फ्लो अक्रॉस द मेनी स्टेट्स। दे गिव वाटर फॉर फार्मिंग, कनेक्ट द पीपल थ्रू द शेयर रिसोर्सेज, मेकिंग लाइफ सिमिलर इन डिफरेंट रीजन। ठीक है, अब जो रिवर्स है उनसे क्या होता है? अब निकलती तो ये सब नॉर्थ से सारी रिवर जो इसमें बताया, लेकिन इसका पानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलता है। इससे जो रिसोर्सेस है वो सब लोग शेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये यूनाइट रहने में हेल्प करती है। फिर उसका ट्रेड रूट्स, नेक्स्ट क्या है? ट्रेड रूट्स, है ना, व्यापार के लिए जो रास्ते हैं उनको कहते हैं ट्रेड रूट्स। द प्लेन्स एंड कोस्ट मेड इट इजी, ठीक है, प्लेन में रोड बने हुए है ना, समुद्र किनारे में जहाजों के थ्रू है ना ट्रेड होता है। इट इजी टू ट्रेवल एंड ट्रेड, ठीक है, ट्रेवल करना भी इजी हो गया और ट्रेड करना भी इजी हो गया। दिस अलाउड द पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरिया टू एक्सचेंज गुड्स, आइडियाज, ट्रेडिशंस, ब्रिंगिंग देम क्लोज टुगेदर। अब ये सब ट्रेड रूट्स बन गए, तो इससे क्या हुआ? लोग आपस में एक दूसरे से गुड एक्सचेंज करने लगे। जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसको देता है और उससे वो दूसरा सामान लेता है, ठीक है। आइडिया एक्सचेंज होने लगे, उनके ट्रेडिशन एक्सचेंज होने लगे, जिससे लोग एक दूसरे के करीब आए। तो इस तरह से इन्होंने भी क्या किया? यूनाइट करने का काम किया। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड फार्मिंग। डिफरेंट क्लाइमेट ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है, अलग अलग जलवायु होगी, वहाँ अलग अलग क्रॉप्स होती है। जैसे कहीं राइस इन ईस्ट, wheat in north, spices in south. Because of this reason depend on each other produce creating cooperation, ठीक है। अब एक दूसरे पे डिपेंड, कहीं पर क्या होता है और कहीं पे क्या होता है, तो आपस में सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं? क्रिएटिंग कॉर्पोरेशन, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है? यूनाइट रहते हैं लोग। कल्चर,
फेस्टिवल, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेजेस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। आपने देखा होगा हमारी जो संस्कृति इंडिया की, यहाँ हर एक रीजन के अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग त्योहार हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। इवन दो द पीपल लिव इन डिफरेंट टेरियन, इतना कुछ होने के बाद, मतलब अलग अलग एरिया में रहते हैं, फिर भी दे शेयर सेलिब्रेशन वैल्यूज विच स्ट्रेंथन यूनिटी। उसके अलावा आप देखो दिवाली सब जगह मनाया जाता है ना ऑल ओवर इंडिया में, है ना। इतना सब कुछ अलग अलग होने के बाद, है ना, सारे त्योहार सब लोग मिलकर मनाते हैं। इस तरह से कल्चर भी इसको यूनाइट करता है, ठीक है, जिससे यूनिटी हमारी और शक्तिशाली होती है। तो बेटा ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।